तो दोस्तों, आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसे लिखा है शिवानी ने। और कहानी का नाम है स्वप्न और सत्य। बहुत पहले एक पुस्तक पढ़ी थी, द प्रोफेटिक ड्रीम्स। उसे पढ़कर तब अविश्वास हुआ था। कहीं ऐसा भी संभव है कि नींद में देखी गई घटना जीवन में वास्तविकता बनकर घट जाए। किंतु फिर एक दिन स्वयं ही ऐसा स्वप्न देख लिया जो मेरे जीवन में अविस्मरणीय बन गया। तब मैं बेंगलुरु में थी। एक रात आंख लगते ही मैंने ये विचित्र स्वप्न देखा था। मैं कहीं तेजी से जा रही हूँ। चारों ओर रेल की पटरियां ही पटरियां बिछी हैं। मैं उन्हें लांघती हुई एक जंगल में पहुँचती ही हूँ कि गरज तरस के साथ वृष्टि आरंभ हो जाती है। अचानक एक कृशकाय लंबी सी सांवली युवती मेरा मार्ग अवरुद्ध कर खड़ी हो जाती है। वह मुँह से कुछ नहीं कहती, किंतु गोद में नवजात शिशु को लेकर मेरी ओर अग्रसर होती है। आश्चर्य से मैं नीली बेंगलुरु साड़ी में लिपटे उस गौरवर्ण शिशु को देखती हूँ। चमकती बिजली में मुझे उस युवती का चेहरा एकदम स्पष्ट दिखने लगता है। उसका घोर कृष्ण वर्ण रात्रि के अंधकार में घुलमिल सा गया है। दोनों ओर छिदी नाक में तीन तीन नगों की हीरे की दो लौंग झिलमिला रही हैं। लांग लगी दक्षिणी रेशमी साड़ी की चौड़ी जरी, कमर पर कसी सोने की भारी करघनी और स्वयं उसके व्यक्तित्व की गरिमा उसके संभ्रांत कुल का परिचय दे रही है। उसके दोनों होठ कांप उठते हैं, किंतु सहसा वाणी की विवशता और काले कपोलों पर अश्रुधारा बनकर बिखर जाती है। फिर बिना कुछ कहे वह रोते शिशु को मेरे पैरों पर रखकर तेजी से उसी अरण्य में विलीन हो जाती है। मैं चौंक कर जगी ही नहीं, स्वप्न की संभावना में ही पायताने पड़े उस शिशु को भी टटोलने लगी थी। और फिर ठीक 1 महीने बाद वही स्वप्न मेरी आंखों पर उतर आया। किंतु इस बार मेरी पलकें बंद नहीं थीं, न मुझ में इतना साहस ही था कि पैरों के पास पड़े उस परितक्य शिशु को फिर टटोल लूं। जीवन के कितने वसंत आए और चले गए, किंतु उस वसंत को मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ और शायद कभी भूल भी नहीं पाऊंगी। प्रौढ़ मेघाच्छन्न आकाश को देखकर भी मैं घर से निकल पड़ी थी। नित्य की संगिनी चचेरी बहन मुन्ना को भी उस दिन साथ नहीं लिया था। एक तो उस भुवन मोहिनी को साथ लेकर चलने में बीसियों बंदिशों का अंकुश सहना पड़ता था। मेरी वह बहन अपूर्व सुंदरी थी। साथ रहती तो माँ प्रायः ऐसे जनशून्य मार्ग से जाने का आदेश देती थी कि गंतव्य पर पहुँचने में ही घंटों लग जाते। पुस्तकालय ठीक 7 बजे बंद हो जाता था और उन दिनों बेंगलुरु छावनी में उतरी मरकटमुखी ऑस्ट्रेलियन सेना की टुकड़ी के आतंक की भयावह कहानियाँ आए दिन सुनने को मिलती थी। किंतु बेंगलुरु के उस शांत भव्य पुस्तकालय में बैठकर अलभ्य विदेशी पत्रिकाएं पढ़ने का लोभ संवरण में नहीं कर पाई और अकेली ही घर से चल पड़ी थी। शेषाद्रिपुरम से पुस्तकालय का एक शॉर्टकट मुझे विशेष रूप से प्रिय था। एक बड़ा सा बंजर मैदान पार कर आसपास बिछी रेल की पटरियों का रहस्यमय योग वियोग उचक उचक कर लांघते हुए रेस कोर्स तक की लंबी दूरी पल भर में कट जाती थी। मार्ग एकदम ही बीहड़ और सुनसान होने पर भी रेजिडेंस के प्रसादोपम उत्तम सौंध की अबीरी छत दिखती रहती। उस विराट अहाते को घेरे संगीनधारी गारद को देखकर मैं नित्य निर्भय बढ़ी चली जाती थी। पुस्तकालय पहुँच पढ़ते पढ़ते कब संध्या घनीभूत हो गई मैं जान भी न पाई। हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी थी। मेरी प्रिय पगडंडी का आह्वान उस हल्की बूंदाबांदी में और भी सआग्रह हो उठा। बगल में पुस्तक दबाए मैं तेज कदमों से चलने लगी। कुछ दूर गई थी कि बूंदाबांदी तेज झड़ी में बदल गई। अब इधर उधर तिर रहे मेघ खंडों ने बड़ी कुशलता से पैंतरा बदल एकाकार हो पूरा आकाश घेर लिया था। घटाटोप अंधकार किसी दुर्मुख दैत्य की भांति मुंह बाए बड़ी तेजी से मेरी ओर बढ़ा चला आ रहा था। बार बार चमक रही बिजली के औदार्य से ही मैं उस बीहड़ मार्ग से जूझती चली जा रही थी कि एकाएक सम्मिलित पगध्वनि सुनकर ठिठक गई। ऊंचे स्वर की हंसी और भारी बूटों की पगध्वनि सुनने में मैं भूल नहीं की थी। निश्चय ही वह शहर से लौट रही फौजी टुकड़ी होगी। खून जम जाना किसे कहते हैं, इसका अनुभव मुझे जीवन में पहली बार हुआ। सम्मुख फैला बियाबान अरण्य, दूर
टिमटिमा रही सिग्नल की दम तोड़ती लाल हरी बत्तियां और क्रमशः निकट आ रही निर्मम विदेशी बूटों की पदध्वनि से घुली मिली मदमस्त हंसी। बिजली अभी भी उसी औदार्य से चमकती चली जा रही थी कि साथ ही मदालस कंठों से निकलती उस गीत की गूंज, ही इज़ अ जॉली गुड फेलो, ही इज़ अ जॉली गुड फेलो, ही इज़ अ जॉली गुड फेलो एंड सो से ऑल ऑफ अस। गीत मेरे और भी निकट आ गया। बगल की पुस्तक छाती से चिपकाए मैं एक नारंगी फूलों की छितरी झाड़ी के पीछे दुबक गई। यदि वह टुकड़ी उस झाड़ी के सामने से निकली और उसी क्षण कहीं बिजली चमकी तो निश्चय ही वे मुझे देख लेंगे। पटापट एक साथ फौजी कदम रखते हुए झूमते गाते चले आ रहे थे। झाड़ी के पीछे छिपी मैं थरथर काँप रही थी। मुग्दर सी एक सी टांगों की कवायद करते हुए कदम पलक झपकते ही कब आगे बढ़ गए मैं जान भी न पाई। इसी बीच बिजली भी चमकी, कड़ाक से कहीं दूर गिरी, पर उस झाड़ी ने अपनी क्षीण कलेवर में मुझे किसी दुर्बल स्नेह वत्सला जननी के जीर्ण आंचल की भांति ही ढांप कर बचा लिया था। बिजली गिरते ही वर्षा का वेग तीव्रतर हो गया। मेरी साड़ी भीगकर शरीर से चिपक गई और भागना एक प्रकार से असंभव हो गया। भीगी साड़ी को घुटनों तक समेटे मैं एक प्रकार से भागी चली जा रही थी कि किसी नन्हे कंठ की रुदन ने मुझे रोक लिया। इस वेगवती वर्षा में भला नवजात शिशु को लेकर कौन मूर्ख इस अरण्य में आ गई? कौन? मैंने पूछा। अंधेरे में हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था, पर फिर मुझे लगा ठीक मेरे पैरों के ही पास कोई उस रोते शिशु को लिटा गया है। कौन? मैंने फिर पूछा। इस बार उत्तर दिया आकाश की विद्युत वही ने। दोनों नन्ही मुट्ठियां कानों से सटाए नीली रेशमी गठरी में लिपटा वह नग्न शिशु फेफड़े फाड़ कर चीख रहा था। बिजली फिर चमकी और उस नन्हे अतिथि ने विदेशी गौर वर्ण और नीलोत्पल विलोचन द्वय की झलक दिखाकर मुझे तप्त कर दिया। ओह, ऐसा ही तो शिशु सपने में मैंने देखा था। अविकल यही कांचन सन्निभ वर्ण और नीली आंखें। तब क्या वह फौजी टुकड़ी ही उसे यहाँ छोड़ने आई थी, या मेरे स्वप्न की वह उदास युवती जननी? मैं वहीं बैठकर उसे गोद में उठाने लगी तो छिपकली सी फिसलती बाह का स्पर्श मुझे सहमा गया। तब उस फिसलते मक्खनी स्पर्श को पहचानने की वय मेरी नहीं थी। कुछ वर्षों पश्चात जब मैं स्वयं माँ बनी तभी उस स्पर्श का रहस्य समझी। वह फिसलन पृथ्वी पर सद्य अवतरित शिशु की फिसलन थी, किंतु ऐसे गुलगोथने शिशु को कौन पाषाणी ऐसे छोड़ गई होगी? जी में आया उसे गोद में उठा लूं और भागकर घर चली जाऊं, किंतु उसी क्षण एक और आकांक्षा त्रस्त कर उठी। नारी जन्म की विवशता भुजंगिनी ने पहली बार मुझे ढसा। मैं इसे घर ले गई तो घरवाले क्या मेरी संवेदनशीलता को प्रश्रय देंगे? बहुत पहले एक बार मैं ऐसे ही सड़क पर पड़े एक देसी कुत्ते के पिल्ले को घर ले आई तो कितनी फटकार पड़ी थी। आंखें भी नहीं खुली हैं, कौन पालेगा इसे? माँ ने कहा। और फिर मैंने उसे रुई के फाहे से दूध पिला पिला कर पाल ही लिया था। किंतु कुत्ते के पिल्ले को पालना कितना सहज है, मनुष्य के दूध मुहे बच्चे को पालना कितना कठिन। श्वान शिशु का कुल गोत्र समाज नहीं मांगता, उसके जनक का परिचय उसके जीवन के लिए अनिवार्य नहीं होता, किंतु मानव शिशु के जनक का अभिमान उसके प्रत्येक श्वास के लिए अनिवार्य हो उठता है। और फिर कहीं किसी ने इस जंगल में नीली साड़ी में लिपटे इस चीखते शिशु के साथ मुझे पकड़ लिया। तब मेरे स्वार्थ ने मुझे उन मुट्ठी भर 17 वर्षों के बावजूद मुझे सहसा चिंतनशील प्रौढ़ा बना दिया था। मैं उठी और उसे वहीं छोड़कर तेजी से आगे बढ़ गई। वर्षा में भीगते, बिजली की कड़क को चीरते उस असहाय नग्न शिशु की हृदय द्रावी क्रंदन मेरी पीठ में सहस्र भाले भोंकता मेरा पीछा करने लगा। गिरती पड़ती हाँफती घर पहुंची तो पूरे परिवार ने मेरी धज्जियां उड़ा दी। मूर्ख लड़की, थोड़ी और देर होती तो थाने में खबर देनी पड़ती। शहर में गोरों का कितना आतंक है नहीं जानती क्या? ऐसी वर्षा में भला कोई घर से बाहर रहता है? मैं कैसे कहती कि वर्षा में मैं ही नहीं एक और भी घर से बाहर निकला है। मैं तो दिन की भूली सांझ को घर लौट भी आई, पर वह शायद कभी नहीं लौट पाएगा।
फिर कई दिनों तक मैंने स्थानीय समाचार पत्रों की पंक्तियां चाट कर रख दी, किंतु मुझे बियाबान में पड़े वर्षा में भीगते किसी भी लावारिस शिशु का समाचार नहीं मिला। मैंने कई बार अपने आप को आश्वासन देने की व्यर्थ चेष्टा की। क्या पता अंत में स्वयं उस अभागी जननी का विवेक जागृत हो गया हो और वह उसे ले गई हो। बिल्ली भी तो कभी कभी अपने परित्यक्य बच्चे को मुंह में दबाकर ले जाती है, या उसी पथ पर जा रहे किसी संतानहीन दयालु पथिक ने उसे अपना पुत्र बना लिया हो। किंतु अंतरात्मा को छलना क्या इतना सहज है? अभी भी जब वह स्वप्न दृष्टा म्लानमुखी युवती की करुण आंखों का स्मरण हो आता है तो मैं तिलमिला उठती हूँ। उस असहाय काली बाहों में पड़े उस गौरवर्ण शिशु को क्या मैं स्वप्न रूप में आज तक स्वीकार कर पाई हूँ? तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी, स्वप्न और सत्य।